हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या आपने किसी लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट कर दिया है दोस्तों, या फिर क्या आपके किसी क्रेडिट कार्ड का कोई अमाउंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग या फिर बकाया है दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपने उस बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और आपने उस लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते गए और उसका भी आपने पेमेंट नहीं किया दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चल के बैंक और एनबीएफसी के जो भी स्टाफ हैं या फिर उनके जो भी बोल सकते हैं मैनेजर या फिर उनके थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको कॉल किया जा रहा है, आपको लीगल नोटिसेस आपको भेजी जा रही है और उसमें यह बताया जा रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है या फिर आपके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे, आपके घर पे हम पुलिस भेजेंगे, आपको हम जेल भेज देंगे और आपको हम अरेस्ट करवा देंगे यदि आपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया दोस्तों। और ऐसे में जब आपको इस प्रकार का कोई कॉल या फिर मैसेज या फिर कोई लीगल नोटिसेस या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस, मैसेज, कॉल, चाहे वो आपको ईमेल के माध्यम से आए, व्हाट्सएप पे आए या फिर आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आए दोस्तों, तो जब हम पुलिस का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है दोस्तों कि क्या हमें अब पुलिस पकड़ लेगी, क्या हमें पुलिस जेल भेज देगी, क्या हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास में हम इसी के बारे में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करेंगे कि लोन के डिफॉल्ट के मामले में क्या आपके ऊपर मुकदमा केस दर्ज हो जाएगा, और यदि मुकदमा केस दर्ज हो गया तो क्या उसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आपको पकड़ लेगी, क्या आपको पुलिस जेल भेज देगी दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में सेट और फिट कर लेना है दोस्तों। यदि किसी बैंक या फिर एनबीएफसी के जो भी एडवोकेट्स या फिर जो भी लॉयर या फिर अधिवक्ता होते हैं, यदि उनके माध्यम से आपको कोई भी लीगल नोटिस आती है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 25 की नोटिस या फिर सेक्शन 138 की नोटिस दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी यदि आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कंटिन्यूअसली आपने रखा और आगे चल के आपका लोन अकाउंट एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाता है और इस प्रकार की कोई नोटिस यदि बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर यदि उनके एडवोकेट्स आपको सर्व करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आगे चलकर आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाए और आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो जाए दोस्तों। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी ये चाहती है कि बिना कोर्ट कचहरी जाए, बिना कोर्ट के चक्कर लगाए, बिना फालतू के पैसे खर्च किए, तारीख पे तारीख ये चीज को बिना किए उसके पहले ही पूरी कोशिश कर ली जाए। यदि पैसे थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के फॉलो अप करने पर, लीगल नोटिसेस सर्व करने पे यदि पैसे निकल जाते हैं तो अच्छी बात है। सो बैंक और एनबीएफसी के जो भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स या फिर जो भी उनके स्टाफ होते हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं कि बिना कोर्ट जाए, बिना कंप्लेंट फाइल किए पैसे निकल जाएंगे तो बेहतर होगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मुकदमा केस और या फिर कंप्लेंट फाइल होना ये लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि मैटर्स कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है और आपके खिलाफ में यदि सेक्शन 138 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंसिंग का केस यदि दर्ज कर दिया जाता है, कंप्लेंट फाइल हो जाती, या फिर ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का केस मुकदमा यदि दर्ज हो जाता है दोस्तों, तो केस दर्ज हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुलिस अरेस्ट करने आ जाएगी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब मैटर कोर्ट में रिफर कर दिया जाता है तो सबसे पहले आपको प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है दोस्तों। तो इसके संबंध में क्या होता है कि आप बैंक से बात कर सकते हैं और आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं, बैंक के साथ में आप नेगोशिएशन या फिर आप समझौता कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, जब ये चीज नहीं हो पाती है तो फिर जो कोर्ट है वो आपको समन्स इशू करती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, समन्स में क्या होता है, समन्स आपके घर पे आपका जो भी एड्रेस होता है, ठीक है, उस एड्रेस पे समन्स आता है स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो उस समन्स में ये लिखा रहता है कि फला फला आपको इस डेट को, इस तारीख को, इस समय पे आपको इस कोर्ट में आपको हाजिर होना है, आपके खिलाफ में ये कंप्लेन, ये केस या फिर ये मुकदमा इस धारा, इस सेक्शन में दर्ज की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको उस डेट, उस समय, उस तारीख पे जाके आपको कोर्ट में हाजिर होना चाहिए आपके अधिवक्ता, आपके एडवोकेट के माध्यम से दोस्तों। यदि आगे चलकर आप सपोज उस डेट, उस तारीख पे नहीं उपस्थित होते हैं तो जो बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट्स, जो लॉयर होंगे, वो आगे क्या करेंगे, उस मैटर में प्रोसीड करेंगे और कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाएंगे दोस्तों। फिर आगे जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी, आपके अगेंस्ट में वारंट इशू करेगी दोस्तों, जो कि होता है अवेलेबल वारंट। इसमें भी क्या होता है, आपको वारंट इशू होगा, घर पे आपके वारंट की जो नोटिस है वो आएगी दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इस वारंट को थोड़ा सा आपको सीरियस लेना चाहिए और जाकर आपको बेल करवा लेना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना, वारंट और समन्स वाले केस में पुलिस आपको बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं करती है। इवन दो आपके घर पे भी यदि आती भी है तो आपको सिर्फ वो समझा के चली जाती है कि
आपको ये वारंट इशू हुआ या आपको समन्स आया है, आप इस मैटर में जाकर हाजिर हो जाइए दोस्तों। तो एक प्रकार से समन्स और वारंट ये क्या होता है, कोर्ट का बुलावा होता है दोस्तों। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यदि आपके खिलाफ में यदि नॉन बेलेबल वारंट NBW इशू हो जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुलिस होती है, जो जहां पे भी आप रहते हैं वहां की जो लोकल जो पुलिस होती है, उसको ये वारंट जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो वहां की जो पुलिस होती है वो NBW के केस में आपको अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको NBW इशू होने से आपको बचना चाहिए, मतलब NBW इशू होने से पहले आपको जाके बेल करवा लेना चाहिए। NBW इशू ना हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, और अपने एडवोकेट और लॉयर के संपर्क में रहकर NBW इशू होने से पहले ही जाकर आपको बेल करवा लेना चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि कब कब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। जब आपके खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, तब आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके पहले बैंक की नोटिस, एडवोकेट्स की नोटिस, फिर कोर्ट की प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस, समन्स, बेलेबल वारंट, ये पूरा प्रोसेस चलता है, तो काफी लंबा समय जाता है दोस्तों। तो पुलिस कब आएगी, जब आपके खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा तब, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है, दैट मींस कि लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। उसके पहले बीच में कभी भी पुलिस आपको आपके घर पे अरेस्ट करने भी नहीं आएगी, इवन दो आपको कॉल्स भी नहीं करेगी दोस्तों। इस बात को आपको नोट कर लेना है। यदि बैंक और NBFC, हो सकता है मे बी यदि आपको डराने धमकाने के लिए आपके लोकल पुलिस स्टेशन से या फिर कहीं से भी जाकर सेटिंग करके या फिर कुछ पैसे वगैरह कुछ देकर चीजों को मैनेज करके, हो सकता है मे बी आपको कॉल करवा सकते हैं दोस्तों। क्या भरोसा वो रियल पुलिस ना हो, कोई फ्रॉड या फिर कोई भी बंदा हो जो ये कहता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, या फिर हो सकता है मे बी जेन्युइन तरीके से वो पुलिस स्टेशन में जाकर कुछ वहां पे चीजों को मैनेज करके आपको कॉल्स करवाए दोस्तों। तो ऐसे में हो सकता है मे बी आपको कॉल्स आ जाए और आपको डराया धमकाया जाए कि आपके खिलाफ में यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुई है पुलिस स्टेशन में, आपको पुलिस स्टेशन में आना है दोस्तों। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, आपको कानून का जानकार आपको होना चाहिए, आपके अंदर आपके पास कानूनी नॉलेज और लीगल ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, जब तक NBW इशू नहीं होता उसके पहले लोन डिफॉल्ट के मामले में, लोन डिफॉल्ट के इस केस में पुलिस का डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है दोस्तों। उनका डायरेक्ट इस लोन डिफॉल्ट के मामले में कोई भी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। उनका कोई भी रोल इस लोन डिफॉल्ट के मामले में बिल्कुल भी नहीं होता, जब तक उनको कोर्ट की तरफ से वारंट इशू का जो एग्जीक्यूशन का जो है वो उनको नोटिस नहीं मिलता है दोस्तों, तब तक वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते डियर फ्रेंड्स। यदि आपको पुलिस स्टेशन से कोई कॉल्स भी यदि आता है कि आपके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हुई है, आपने लोन की EMI को डिफॉल्ट किया है, आप पुलिस स्टेशन में आ जाइए या फिर इसका पेमेंट आप करवा दीजिए दोस्तों, तो इस बातों पे आपको बिल्कुल भी आपको गौर नहीं करना, आपको इसको इग्नोर करना है दोस्तों। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जेन्युइन कॉल है, तो डियर फ्रेंड्स, इस मामले में आपको आपके एडवोकेट्स, आपके काउंसिल, आपके अधिवक्ता से आपको संपर्क करना चाहिए और ये सारी बातें उनके साथ में शेयर करना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप कानून के जानकार रहेंगे, तो यदि आपको पुलिस का कॉल आता है तो आप किस तरीके से उनसे बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं कि पुलिस का कॉल आ गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आप कॉल्स पे आप पुलिस से बात कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि आपने किस मामले में मुझे कॉल किया है, ठीक है, कंप्लेनेंट कौन है, मामला क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे 41A CRPC की आप मुझे नोटिस भेजिए, ठीक है। मैं जो भी डेट आप बताएंगे उस डेट पर मैं आ जाऊंगा अपने अधिवक्ता के साथ में। अब तो जो नया जो कानून आया BNS, उसके अंदर 35 सब क्लॉज 3 35(3) की नोटिस अब पुलिस स्टेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ में कंप्लेंट फाइल होती है उसको बुलाने के लिए 35(3) की नोटिस सर्व की जाती है दोस्तों। BNSS 35 सब क्लॉज 3 में नोटिस सर्व की जाती है जिसके खिलाफ में कंप्लेंट फाइल हुई दोस्तों, उसको बुलाने के लिए। तो पहले क्या था, 41A CRPC की नोटिस थी, जो कि अब रिप्लेस होकर हो गई है 35(3) BNSS दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से यदि आपको कॉल्स आता है तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है। और वैसे भी आप ये नोट कर लीजिए कि भैया लोन डिफॉल्ट, EMI डिफॉल्ट, पैसे ना भरना, ठीक है, नॉन पेमेंट के मामले में कभी भी पुलिस आपके मैटर में कभी भी डायरेक्टली सीधे इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो, जब तक उसको कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है दोस्तों। इस बात को आपको नोट कर लेना है दोस्तों। यदि सपोज मान लीजिए कि आपके खिलाफ में कोई 420 या फिर 406 का मामला यदि बना भी देते हैं या फिर कोई FIR लॉन्च हो भी जाती है, तो दोस्तों आपको 41A CRPC की नोटिस आपको भेजी जाएगी, 35 सब क्लॉज 3 BNSS की नोटिस आपको भेजी जाएगी। तो इस मामले में आप जाकर पुलिस स्टेशन में आप जाकर वहां पे आप मामला क्या है आप उसको समझ सकते हैं और उनका जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन का जो भी पार्ट होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे मामले में आपको आपके वकील से आपको जरूर आपको सलाह, राय और आपको
एडवाइस लेना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कभी भी सपोज किसी ने आपको कॉल किया कि भाई मैं ये ऑफिसर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मजिस्ट्रेट बात कर रहा हूँ, मैं जज साहब बात कर रहा हूँ, मैं एसपी सर बात कर रहा हूँ, मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा कोई भी आपको कॉल आए दोस्तों, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जितने मैंने आपको नाम बताए, इनको पावर नहीं है कि वो आपको कॉल करके आपको बोले कि आप लोन की ईएमआई का रीपेमेंट करवा दीजिए, आप पुलिस स्टेशन में आ जाइए दोस्तों। इनको पावर बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना या फिर नॉन पेमेंट, पैसा नहीं देना है दोस्तों, ये एक रेवेन्यू का मैटर, एक सिविल का मामला, एक दीवानी का मामला दोस्तों माना जाता है। क्योंकि जब आप लोन लेते हैं बैंक के साथ में, या फिर बैंक से जब आप लोन लेते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बैंक के साथ में एक आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक अग्रीमेंट आप साइन करते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आपने लोन का ईएमआई का रीपेमेंट नहीं किया, तो आपने अग्रीमेंट या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, जो कि ये सिविल का मामला है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को नोट कर लीजिए। और यदि कोई मामला आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला भी जाता है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस बीच में कहीं पे भी पुलिस का रोल बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों। चीजें बहुत एकदम प्रोसीजर एक सिस्टमैटिकली वे में प्रोसेस के थ्रू जाती है दोस्तों। तो लास्ट में अगर वारंट इशू हुआ, तो मे बी आपको पुलिस अरेस्ट करने आ सकती है। नहीं तो उसके पहले बीच में कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी, इवन दो आपके घर पे भी नहीं आएगी, आपको अरेस्ट भी नहीं करेगी। और यदि समन्स वारंट इशू हुआ, तो सिर्फ वो नोटिस आपको सर्व करने के लिए आ सकती है, और आपको सिर्फ वो हम्बल मैसेज देगी कि सर आपके खिलाफ में ये समन्स और ये वारंट इशू हुआ है, कृपया करके आप जाकर समय तिथि डेट जो भी है उस पर आप जाकर आप कोर्ट में हाजिर हो जाइए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यदि मामला एनबीडब्ल्यू तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको सजग हो जाना चाहिए, और आपको दिए गए डेट और तिथि और समय पे जाके आपको वहां पे हाजिर होके आपका जो भी जवाब है उसको दाखिल करना चाहिए, और आपको बेल लेना चाहिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। और यदि मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है या फिर कोई डाउट्स है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर मैं उसका आपको जवाब दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।